नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में। दोस्तों, अभी हम 4-4 नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे और उनमें से हम लगभग 4 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको अगर आपने सामाजिक विज्ञान में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को, यानी कि जो मैं वीडियो बनाई है प्लेलिस्ट में, बाकी वीडियो भी मैंने डाल दी है। अगर इनको आप देख लेते हो, और मुश्किल से 60-70 क्वेश्चन है, अगर इनको आप याद कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और आपको लास्ट तक रहना है। मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा आंसर सहित। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पर है, भारत में पाई जाने वाली लोह अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। इसका आंसर है, भारत में लोह अयस्क क्षेत्रों या पेटियों का वितरण निम्न है। नंबर 1, उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से संबंध झारखंड के सिंहभूमि जिले में गुआ तथा नोआ मंडी से हेमेटाइट एस का खनन किया जाता है। ओके। नंबर 2 है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडिला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इन खदानों का लोह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। नंबर 3 है, बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लोह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई। कुद्रेमुख निक्षेप विश्व के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। ओके। और नंबर 4 है, महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, यद्यपि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरम मरमागाओ पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। ठीक है। निम्नलिखित को मानचित्र में दर्शाइए। अब आपको मानचित्र पढ़ना है। तो मानचित्र दोस्तों, इसमें हर बार 4 नंबर का आता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो 4 नंबर का आता है। मैं आपको जो जो पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, मैं वो सारे बता देता हूँ आपको। ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहला है अजमेर। अजमेर अपना राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है देख लीजिए। ये आपका राजस्थान है और राजस्थान में ये वाला है अजमेर। ओके। लगभग एमपी की साइड को पड़ता है। ये एमपी है, मध्य प्रदेश है अपना। ठीक है, बीचों बीच। और इसके बगल से अजमेर पड़ता है। ओके। नेक्स्ट दूसरा है हजीरा बाग। हजीरा बाग अपना पड़ता है इधर झारखंड में। ओके। ये पड़ता है, देख लीजिए आप, ध्यान से देखिए। ये है हजीरा बाग और ये झारखंड है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के बगल से झारखंड। ओके। ये हजीरा बाग है। अगला आपका है बालाघाट। तो बालाघाट अपने एमपी का दक्षिणतम जिला है। ये अपना पड़ता है एमपी में बालाघाट। ओके। और अगला है आपका सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ 2022 में आया हुआ है। तो देख लीजिए, सुंदरगढ़ ये अपना छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ये पड़ा, ये इधर है। ठीक है। ये है। अब आगे आता है बेलाडिला। कहाँ आता है? बेलाडिला 2023 में पूछा गया है। तो देख लीजिए, बेलाडिला अपना जो पड़ता है तेलंगाना साइड में। ठीक है। जी अपना इधर है, देख लीजिए। ठीक है। ओके। अब आगे पड़ता है अपना चित्रदुर्ग। क्या? चित्रदुर्ग 2023 में पूछा गया है। तो चित्रदुर्ग देख लीजिए आपका, जो पड़ता है अपना कर्नाटक में। ओके। जे इधर कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग पड़ता है। ध्यान से देखते चलना। अगला है आपका नर्मदा। तो नर्मदा सबको पता है एमपी की नदी है और एमपी में पाई जाती है। तो देख लीजिए ध्यान से, ये वाली नर्मदा नदी आपको दिख जाएगी। ठीक है। जी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के दक्षिणतम भाग में लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है। और फिर अगला है शिलोंग। शिलोंग आपको पता है आप कहाँ की राजधानी है? मेघालय की। ओके। तो ये मेघालय है और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगला है तापी नदी। तापी नदी आपको पता है मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश के, यानी कि नर्मदा के दक्षिण में बहते हुए समानांतर बहती है। तो देख लीजिए, ये यहाँ मध्य प्रदेश के बैतूल से निकल के और सीधे जे जाती है तापी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका सिक्किम। तो सिक्किम आपका हमारा 26वां राज्य बना था।
देख लीजिए ये इधर सिक्किम हमारा, ठीक है। यानी कि नेपाल और भूटान के जस्ट बीचों बीच सिक्किम राज्य पड़ता है, ठीक है। और ये हमारा जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है भारत का, ठीक है। और एक जे और है, एक है राजीगंज। राजीगंज 2022 में आया है, तो देख लीजिए राजीगंज अपना जो पड़ता है इधर, जो राजीगंज है इधर देख लीजिए यहाँ, ठीक है। और जो अपना पश्चिम बंगाल के यहाँ पड़ता है, जी बांग्लादेश है इधर, जे वाला एरिया, और जी यहाँ पश्चिम बंगाल है, ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है कोरबा। कौन सा है? कोरबा। तो कोरबा आपका पड़ता है आपका इधर, ठीक है, ये पड़ता है अपना छत्तीसगढ़ में। अगला है विजयपुर। तो विजयपुर पड़ता है अपना एमपी में, देख लीजिए ये इधर है, ठीक है, ये है विजयपुर। और अगला है सोनीपत। तो सोनीपत हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा आपका इधर है, ठीक है। और फिर पड़ता है आपका हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। तो हजीरा विजयपुर, ये ध्यान रखना, गुजरात से होते हुए जाती है, जे गई इधर से, और ये विजयपुर, और ये इधर पहुंचती है, ठीक है। ये अपना जगदीशपुर है, ठीक है। तो ये पाइपलाइन है, इससे गैस, इसके माध्यम से गैस जाती है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम सातवां। सातवां है, सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। इसका आंसर है, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति का पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। जो गांधी जी के विचार थे, ओके। अगला 8वां क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए, ओके। इसका आंसर है, गांधी जी के ने निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपनी कर वसूल करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया था। अतः किसानों व व्यापारियों में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना थी। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक आश्वासन दिए थे, जिन्हें बाद में पूरा नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष की भावना फैल गई। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित करके जनता में व्यापक असंतोष की भावना पैदा की। नंबर 4, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के से भी ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिला, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। इसका आंसर है, इसका आंसर नंबर 1, ध्यान से सुनना। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसरॉय एडविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। नंबर 2, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नंबर 3, नमक का अमीर गरीब सभी उपयोग करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। नंबर 4, गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए गांधी जी ने अपने 78 विश्वास वॉलेंटियरों यानी कि साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। नंबर 5, यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 मील दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील तक का सफर तय कर किया, ठीक है। महात्मा गांधी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग ब्रिटिश सरकार की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। अतः स्पष्ट है कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए।
इसका आंसर है सन 1930 में लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ का निश्चय किया। गांधी जी ने इस आंदोलन में निम्न कार्यक्रम रखे थे। नंबर 1, जगह जगह नमक कानून तोड़कर नमक बनाया जाए। नंबर 2, सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरियों को त्याग दे और छात्र सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार कर दें। और नंबर 3, विदेशी वस्त्रों को त्याग कर उनकी होली जलाई जाए। नंबर 4, स्त्रियां शराब अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानें पर धरना दे। नंबर 5, जनता सरकार को कर ना दे। ओके, तो ये कुछ उन्होंने मतलब वो बताए थे जनता को उपाय। और नेक्स्ट है, गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ नमक कानून उल्लंघन कर किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया। वहाँ 5 अप्रैल को पहुंचे। यह घटना दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। मार्ग में जनता ने सत्याग्रहियों का अभूतपूर्व स्वागत किया। वहाँ उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार देश में नमक कानून भंग करने का आंदोलन चल पड़ा। आम जनता ने भी कानून में नमक कानून का उल्लंघन किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था। हिंदुस्तान के सभी भागों में लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। स्त्रियों ने भी पर्दा छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। किसानों ने भी सरकार को कर देने से इनकार कर दिया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी का वायसराय इरविन से समझौता हो गया और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। नवंबर 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, परंतु ब्रिटिश शासन ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। अतः 1932 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सरकार ने दमन चक्र तेज किया। 1 लाख से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार हुए। 1934 में गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। अगला 11वां क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। कितने? 4 कारण लिखिए। इसका आंसर है, सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके द्वारा राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को स्वीकार करने में अपना योगदान दिया था। नंबर 2, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। नंबर 3 है, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चरणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। नंबर 4, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। नंबर 5, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूलों और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। ठीक है, तो जी 5 पॉइंट आप याद कर लो, 6 की ज़रूरत नहीं है, 5 पॉइंट कर लो। ठीक है, यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे 10 तक हो चुके हैं, सॉरी 11 तक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट यानी कि 12, 13, 14, 15 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहीं तक अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ओके, और आपको इनको याद करते जाना है। और अगर जिस भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं सभी लगभग विषय के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाकर आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। ओके, चलिए धन्यवाद।